अबे ओ बुड्ढी, चल निकल यहाँ से। और तू खलबट्टे की शक्ल की, तू भी फुट यहाँ से, आई बड़ी। राखी अपनी सास और ननंद को लात मारकर घर से बाहर निकाल देती है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? आखिर मामला क्या था जनाब? उसे जानने के लिए हमें जाना होगा टाइम में थोड़ा सा पीछे। राखी एक बहुत ही बदतमीज और मुंहफट लड़की होती है। वो एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद होती है, जिसके कारण उसमें बहुत एटीट्यूड होता है। उसे रितेश कहकर एक आदमी से प्यार हो जाता है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। राखी के साथ उसकी सास माला और ननंद जूही भी रहते थे। राखी भाभी, आपका ससुराल में पहला दिन है और आप यहाँ पर टांगे फैलाकर बैठी हो। चलो जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करो और कुछ चटपटा सा बना लो। अबे ओ हड्डियों का ढांचा, एक फूंक मारूंगी तो उधर गिर पड़ेगी। एड़ी चुड़ैल कहीं की, अपनी औकात में रहकर बात कर। मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ जो तेरे हुक्म को स्वीकारूंगी? चल तू ही कर ले सारे काम, क्योंकि मैं तो रानी हूँ रानी, और मैं किसी की गुलामगिरी करने वाली नहीं हूँ यहाँ पर, समझी ना? लेकिन भाभी, आप मुझसे इस तरह बदतमीजी से पेश नहीं आ सकती, ओके? और नहीं तो क्या? अरे तूने क्या मेरी बेटी को कोई कल की आई नौकरानी समझ रखा है? तू इस घर की बहू है, इसलिए तू अपनी औकात में रहकर बात कर। ए बुड्ढी, अपनी जुबान पे ना सेलो टेप लगा ले, वरना मैं तेरी खटिया खड़ी कर दूंगी, समझ गई तू? माँ, जूही, आप दोनों मेरी राखी के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़े रहते हो? अगर इस घर में रहना है तो ढंग से रहना होगा, वरना अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ यहाँ से। लेकिन बेटा, तू इसे डांटने की जगह हमारी ही बैंड बजा रहा है। माँ, मुझे अब और कोई बहस नहीं करनी है। रितेश राखी को डांटने के बजाय अपनी माँ और बहन को ही डांट देता है। राखी का एटीट्यूड दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था और वो सबको अपने इशारे पर नचाती है। ऐसे ही एक दिन जब माला के पैर में मोच आती है, तभी जूही घर पर नहीं होती है और वो राखी को फोन कॉल करके कहती है, राखी भाभी, माँ के पैर में मोच आई है, आप प्लीज उनके पैर में पट्टी लगा दीजिए ना। मैं एक जगह पर इंटरव्यू देने आई हूँ। अरे तुम लोगों से मैंने कितनी बार कहा है, मैं एक अमीर लड़की हूँ और मैं किसी के पैर पर पट्टी लगाऊं? ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने काम खुद ही करो। फोन रखो अब, आई बड़ी। राखी माला के पैर में पट्टी नहीं लगाती है और वो एटीट्यूड दिखाकर चली जाती है। वहीं बेचारी माला दर्द से कराहने लगती है। राखी दिन भर अपने कमरे में बस महंगे महंगे छोटे छोटे कपड़े पहनकर वीडियो शूट करती और घर का कोई भी काम धाम नहीं किया करती, जिसके कारण सारा काम माला और जूही को ही करना पड़ता था और रितेश भी राखी को जरा भी नहीं डांटता था। एक दिन जब राखी के ससुराल में उसकी सहेलियां आती हैं, तभी हेलो फ्रेंड्स, ये देखो, ये दोनों मेरी न्यू नौकरानीज है, माला और जूही। दोनों बहुत अच्छा काम करती है और बहुत गरीब है। ओ कम ऑन राखी, तू तो हमें हंसा हंसा कर मार ही डालेगी, सच में। राखी की सहेलियां उसकी सास और ननंद पर बहुत हंसते हैं, जिसके वजह से माला और जूही को बहुत दुख होता है और वो दोनों बहुत रोते हैं। ओ मैडम, अब तुम दोनों अपना रोना धोना बंद करके घर के काम भी कर लो। तुम्हें के यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं रखा है मैंने। बस राखी, तुम्हारे एटीट्यूड को अपने पास ही रखो, हम तुम्हारा कोई काम नहीं करेंगे। हाँ भाभी, ये हमारा घर है और हमें भी चैन से जीने का पूरा हक है। राखी को बहुत गुस्सा आता है। तुम दोनों की तो ऐसी की तैसी। राखी अपनी सास माला और ननंद जूही को लात मारकर घर से बाहर निकाल देती है और बेचारी माला और जूही दोनों रास्ते पर दर दर भटकने लगती हैं। जूही को एक जगह पर नौकरी मिलती है और अब वो दोनों माँ बेटी एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगते हैं और चैन से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं और इसी तरह वो दोनों खुशी से रहने लगते हैं। वहीं रितेश और राखी अकेले अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद राखी के पिता का बिजनेस लॉस में चला जाता है और राखी भी पूरी तरह कंगाल हो जाती है। तभी
राखी का सारा एटीट्यूड चला जाता है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरे एटीट्यूड के कारण ही मेरी बर्बादी हुई है। मुझे मेरे कुकर्मों की सजा मिल गई है। राखी और रितेश को थक हार कर जूही और माला के घर पर ही जाना पड़ता है। मुझे माफ कर दो जूही, मैं बहुत गलत थी जो तुम्हारे और माँ जी को इतना दुख दिया। तुम दोनों के साथ इतनी बुरी तरह बर्ताव किया। अब मुझे माफ कर दो माँ जी। जूही प्लीज मुझे माफ कर दो। राखी जूही और माला के सामने फूट फूट कर रोती है और तभी जूही और माला उसे माफ कर देते हैं। कोई बात नहीं राखी बहू, तुझे वक्त रहते ही अपनी गलतियों का एहसास हो गया। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ राखी भाभी, हमने आपको कभी पराया नहीं किया था। वो आप ही थी जिन्होंने एटीट्यूड दिखाया और हमारे साथ बदसलूकी की। मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने भी राखी जैसे ही आप दोनों को बहुत परेशान किया है। माला और जूही दोनों राखी और रितेश को माफ कर देते हैं और सभी एक नई शुरुआत करके खुशी से रहने लगते हैं। नेहा अपने मायके से कुछ दिन बिताकर ससुराल आती है। आ गई महारानी, आराम फरमा के। अरे तेरी माँ ने कुछ दिया भी है या यूं ही खाली हाथ भेज दिया? माँ ने तो बहुत कहा था माँ जी, मैं ही कुछ लेकर नहीं आई। क्यों? माँ जी अब कैसी बातें कर रही हैं? मेरी शादी को 5 साल हो गए। आखिर मेरे माँ बाप कब तक यूं ही देते रहेंगे? हमारे यहाँ लड़की का खाली हाथ आना अपशगुन होता है। कहते हैं लड़की की माँ बीमार हो जाती है। बस करिए माँ जी, ये सब आप क्या कह रही हैं? जो बड़ों से सुना है वही तो बता रही हूँ। चुपचाप अपनी माँ से 5000 रुपए मंगवा ले, वरना ऐसे अपशगुन का बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। नेहा अपनी माँ से अपनी सास के बैंक अकाउंट में 5000 डलवा देती है। अरे सुन, कल दिवाली है, अपनी माँ से मिठाई के लिए 1000 रुपया मंगवा ले। अब क्या त्योहार पर तेरे घर से मिठाई भी नहीं आएगी? अरे सुन, कल मेरा जन्मदिन है, अपने घर से 1000 मंगवा ले। इस बार तो मैं तेरे मायके के झुमके ही पहनूंगी। अरे सुनती है? अरे सुन, कल होली है, अपने भाई से कह के हम सब लोगों के कपड़े खरीदने के लिए पैसे भिजवा दे। कुछ दिनों बाद, अरे सुन, कल करवा चौथ है। करवा चौथ पर तो सास बहू दोनों की साड़ी बहू के मायके से ही आती है। ध्यान है ना? अपनी माँ से कह दे कि 2000 रुपए भिजवा दे। माँ जी ऐसे रोज रोज? अरे हाँ भाई, अब रीति रिवाज है तो मैं क्या करूँ, तभी तो 2000 ही मांग रही हूँ। कोई सस्ती सी साड़ी ले आऊंगी। भाई तेरा करवा चौथ तभी सफल होगा जब तेरे मायके से पैसे आएंगे। नेहा रोती हुई वहाँ से चली जाती है। रमा आए दिन ऐसे कोई ना कोई बहाना बनाकर नेहा के माँ बाप से पैसे मंगवाती रहती है। देखो राहुल, आज फिर माँ जी ने मेरे घर से पैसे मंगवाए। कुछ जरूरी रिवाज होगा तभी माँ ने मंगवाए होंगे। राहुल आप भी? अरे ऐसे रीति रिवाज किस काम के कि लड़की के माँ बाप अपनी बेटी भी दे और जिंदगी भर कोई कर्जा भी चुकाते रहे। देखो नेहा, तुम जानो और माँ जाने, मुझे बीच में मत लाओ। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आखिर मैं अपने घर वालों पर कब तक इन लोगों की मांगों का बोझ डालती रहूंगी। अगली सुबह, माँ जी मेरे भैया को बेटा हुआ था ना, जय? हाँ हाँ, तब से ही देख रही हूँ। तेरी माँ को बड़ा घमंड आ गया है। उफ़ो, वो सब छोड़िए माँ जी, 2 दिन बाद जय का पहला जन्मदिन है। अच्छा, तो हमारे लिए क्या क्या तोहफे आएंगे? हे भगवान, नहीं माँ जी, मेरे मायके में प्रथा है बच्चे के पहले जन्मदिन पर बुआ सोने का झूला लाती है। सोने का झूला? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे एक सोने का झूला खरीदने में तेरे सारे गहने बिक जाएंगे। वो तो है माँ जी, पर वो झूला बुआ की सास की तरफ से होता है। भाई तेरा, भतीजा तेरा, झूला मैं क्यों दूं? रिवाज माँ जी, रिवाज।
अगर आपने झूला नहीं दिलवाया तो कुछ ही दिनों में आप भगवान को प्यारी हो जाएंगी। ये कहकर नेहा जोर जोर से रोने का नाटक करती है। माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी। क्या पागल हो गई है? मुझे भरी जवानी में मरवाना चाहती है? नहीं माँ जी, तभी तो कह रही हूँ, आप एक सोने का झूला दे ही दीजिए, जान बची तो लाखों पाए। यहाँ तो जान बचाने के लिए लाखों गंवाने पड़ रहे हैं। सोच लीजिए माँ जी, आपका मन ना हो तो रहने दीजिए, मैं दिल पर पत्थर रख के सोच लूंगी, मेरी कोई सास थी ही नहीं। रमा देवी तुरंत बैंक से पैसे निकालकर नेहा को दे देती है। जा अपने मायके जाके मेरी तरफ से सोने का झूला दे आ। अभी तो मेरे पूरे बाल भी सफेद नहीं हुए और मुझे मारने पर तुली है। आप भी ना माँ जी, क्या क्या कहती रहती हैं। ठीक है, मैं आज ही चली जाती हूँ। अरे नेहा, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? और ये माँ क्यों रो रही है? आज उनका बैंक अकाउंट खाली जो हो गया है। मतलब तेरे की, जाने दो भाई, तुम जानो, तुम्हारी सास जाने। सब रीति रिवाजों का चक्कर है। अरे छोड़िए जी, ये तो मेरे और माँ जी के बीच की बात है। ये लो माँ, मेरी तरफ से जय के लिए कुछ पैसे, आप जो ठीक समझे ले लीजिएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, इतने सारे पैसे हम तुझसे नहीं ले सकते। क्यों माँ, आप तो हमेशा ही देती हैं, मुझे तो पहली बार मौका मिला है। नहीं नहीं बेटा, लड़कियों से। बस माँ, आज तक तो तुमने मुझ में और भैया में फर्क नहीं किया, फिर आज क्यों? रख लो माँ, ये तुम्हारे ही दिए हुए पैसे हैं। तभी नेहा का फोन बजता है। नेहा बेटी, इस बार अपने मायके से कुछ मत लाना, अब तेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, अब ये सब चक्कर छोड़ देते हैं। अरे पर माँ जी, अपशगुन। अरे गोली मार ये शगुन अपशगुन को, इनके चक्कर में यहाँ दीवाला निकला जा रहा है। ठीक है माँ जी। शिक्षा, हमें दूसरों से उतनी ही उम्मीद करनी चाहिए जितना हम खुद दूसरों के लिए कर सकते हैं। कहने को तो कोमल इकलौती बहू है, पर बेचारी कोमल की जरा भी नहीं चलती थी। कोमल कुछ भी कहती तो उसकी ननद उसकी बातों को नजरअंदाज कर उसकी बातों को अक्सर काट दिया करती और अपने मन की ही चलाती। ऐसी ही एक दिन, बहू, मेरे भतीजी की शादी है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे शादी में क्या दूं, और मैं खाली हाथ अपने मायके भी नहीं जा सकती। दिमाग काम ही नहीं कर रहा कि सबके लिए क्या लेकर जाऊं। माँ जी, आपका मायका तो बहुत बड़ा है, मेरी मानो तो किसी के लिए कुछ भी मत लेकर जाओ, बस जिसकी शादी है उसके लिए कुछ सोने का बनवा लीजिए और कुछ पैसे दे देना। बात तो तेरी सही है बहू, तेरी और रवि की जब शादी हुई थी तो मेरे भाई ने भी तुझे शादी में सोने के कड़े दिए थे। क्या मामा जी ने मुझे सोने के कड़े दिए थे? पर वो तो मुझे मिले ही नहीं। मामा जी ने कुछ भी दिया हो, उससे आपको क्या भाभी? वो सोने के कड़े भला माँ आपको क्यों देगी? और माँ ने उनकी बेटी को भी तो दिया था, बदले में उन्होंने दिया। देखो माँ, अब तुम्हें मामा को कुछ देने की जरूरत नहीं है। अरे वो क्यों मोनिका बेटा? माँ, मामा के 3 बच्चे हैं, आप उसके 2 बच्चों को पहले ही दे चुकी हो और आपके 2 ही बच्चे हैं। सोच समझ कर कुछ दिया करो, हम इतने भी अमीर नहीं जो दूसरों पर लुटा सके। और फिर भी अगर देने का इतना ही मन है तो एक चांदी की पायल दे देना बस। दीदी, हम ऐसे नहीं सोचना चाहिए, मामा जी हमेशा सुख दुख में हमारा साथ देते हैं। भाभी, मैं तुमसे बड़ी हूँ, अब तुम तो मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और माँ, तुम जैसा मैंने कहा है वैसे ही करना, फालतू पैसे उड़ाने की जरूरत नहीं है। अब सुमित्रा भी अपनी बहू की बात न मानकर अपनी बेटी की बात मानती है, क्योंकि मोनिका बड़ी थी और उसकी अब तक शादी नहीं हुई थी, इसलिए बेचारी कोमल अपनी ननद को कभी कुछ कह भी नहीं पाती। समय यूं ही बीतता है और समय के साथ मोनिका की अब और भी ज्यादा घर में चलती है। भाभी, आज खाने में क्या बना रही हो? प्लीज आज कुछ अच्छा बना लेना। बहुत दिन हो गए कचौड़ी नहीं बनी, और रवि जी को मेरे हाथों की कचौड़ी बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही थी उनके लिए कचौड़ी ही बना लूँ। कभी अपनी और अपने पति की पसंद से भी बाहर निकलो, हम लोगों की पसंद को भी देख लो। गर्मी में इतना ऑयली खाना अच्छा नहीं है, इसलिए आज जो मैं कहूँगी वही बनेगा। मैंने हमेशा देखा है, ननद छोटी होती है तो भी उनकी शादी पहले हो जाती है। यहाँ तो मुझे अपनी बड़ी ननद को झेलना पड़ रहा है। पता नहीं ये बुढ़ी शादी कब करेगी। कैसी लड़की है जो अपने छोटे भाई की शादी पहले करवा दी और खुद अब तक कंवारी बैठी है। शायद इसी वजह से इसका रिश्ता नहीं लग रहा। क्या हुआ भाभी, क्या सोचने लगी?
मैंने जो कहा वो सुना ना आपने? हाँ हाँ सब सुना। बता दीजिए क्या बनेगा आज? बहुत दिन हो गए हैं इडली सांभर खाए, तो आज आप ना इडली बना दीजिए और साथ में राजमा चावल भी बना देना। ठीक है। समय के साथ साथ कोमल अपनी ननद से परेशान हो जाती है, क्योंकि मोनिका बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और इरिटेटिंग होती जा रही थी। इसीलिए अब कोमल अपनी ननद को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन वो रवि से कहती है, रवि जी आपको और आपके घर वालों को दिखाई नहीं देता? जवान बेटी घर में बैठी है, आखिर आप लोग दीदी की शादी कब करवाएंगे, जब वो बूढ़ी हो जाएंगी? अरे लड़कियों की क्या उम्र नहीं निकलती? अरे क्या हुआ कोमल, तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? क्या हुआ? आप जानते नहीं हो कि अपनी बहन को हमेशा इस घर में दीदी की ही चलती है। मैं जो कहती हूँ दीदी ठीक उसका उल्टा करती है। पता नहीं मेरे साथ वो ऐसा क्यों करती है। इस घर में कभी मेरी मन की तो चलती ही नहीं। अरे दीदी तुमसे बड़ी है तो जाहिर सी बात है ना, तुम्हें अपने से बड़ों का कहना तो मानना ही पड़ेगा। बड़ी है तो शादी करा दो ना, अब उन्हें भी तो अपना घर संभालना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि जो पहले आपकी शादी करवा दी गई। अरे कोमल बस भी करो ना, इतना ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं होती। दीदी की शादी नहीं हो रही थी इसलिए पहले मेरी शादी करवाई। पंडित से दीदी की कुंडली दिखाई गई थी तो पंडित ने कहा कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक दीदी की भी नहीं होगी। इतना बोलकर रवि नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। बोलने को तो अब भी कोमल के पास बहुत कुछ था, पर वो खुद को शांत कर लेती है। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन जब घर में साड़ी वाला आता है तो कोमल अपने लिए एक साड़ी पसंद करती है। माँ जी मुझे ये साड़ी पसंद है, शादी में मैं यही साड़ी पहनूंगी, मुझ पर अच्छी लगेगी। सच में भाभी आपकी चॉइस बहुत खराब है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये साड़ी लेने की। मैंने आपके लिए साड़ी पसंद करी है और आप इसी साड़ी को पहनना शादी में, ये आप पर उससे ज़्यादा अच्छी लगेगी। सही कहा मोनिका बेटा तूने, कोमल बहू पर यह साड़ी ज्यादा अच्छी लगेगी, सस्ते की सस्ती और अच्छी से अच्छी। ठीक है, आप लोगों को जो पसंद है आप वही ले लो। बेकार में मैं यहाँ बैठी, मुझसे मेरी पसंद क्यों पूछते हो जब आपको अपनी ही पसंद की चीज़ें करनी होती है। आज कोमल अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती और पहली बार सबके सामने जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। कोमल का ऐसा जवाब सुनकर मोनिका और सुमित्रा का मुंह बन जाता है, तो वहीं दूसरी ओर रवि उसे समझाने की कोशिश करता है, जिस पर कोमल रवि से कहती है, रवि हमारी शादी को 1 साल होने वाला है, पर अब तक आपने और माँ जी ने अपने कान और आंख बंद कर रखे हैं। आप चाहते ही नहीं कि इस घर की बेटी इस घर से जाए। आज कोमल रवि को भी जवाब दे देती है, पर कोमल की ये बात सुमित्रा और मोनिका सुन लेते हैं और उन्हें कोमल की बात का बहुत बुरा लगता है। माँ भाभी सही कह रही है, अब बुरा मत मानो, मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ, पर फिर भी मेरी अब तक शादी नहीं हुई। पता नहीं मैंने कौन से पाप करे थे जो मेरी शादी नहीं हो रही। कोमल ने जो आज रवि को कहा है वो बहुत गलत कहा है। मैं अभी कोमल को बताती हूँ कि तेरी कुंडली में दोष है, इसलिए तेरी शादी नहीं हो पा रही। किसी भी माँ बाप को शौक नहीं होता कि वो अपनी बेटी को घर पर बिठा कर रखे। मोनिका अपनी माँ को रोकने की कोशिश करती है, पर सुमित्रा नहीं रोकती और अपनी बहू को इस बात का जवाब देती है, जिस पर कोमल भी अपनी सास से कहती है, माँ जी ढूंढने को तो भगवान भी मिल जाता है, फिर लड़का ढूंढना कौन सी बड़ी बात है। और आप किस जमाने में जी रही हैं, आजकल कुंडली वुंडली कोई नहीं देखता। अगर तुझे लगता है कि शादी गुड्डे गुड्डियों का खेल है तो अपनी ननद की शादी अब तू ही करना। मुझे अपने ससुराल की मिली ये पहली जिम्मेदारी मंजूर है। अब आप देखना कैसे इन 2 महीनों में मैं दीदी के लिए एक अच्छा सा लड़का देखती हूँ। कोमल को उसके ससुराल में पहली बार कोई जिम्मेदारी मिली थी। इस बात से कोमल बहुत खुश थी और वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है और 2 महीने के अंदर मोनिका के लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखती है और बहुत जल्द ननद की शादी भी करवा देती है, जिसके बाद फिर उसके ससुराल में सब उसकी बातें सुनते हैं और कोमल की ही घर में चलती है।